अगर आपके पास लेट्स सपोज अगर आप नोट्स के साथ भी आप पास पेपर्स नहीं कर पाए तो फिर तो नोट्स का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नोट्स आप याद कर लेते हो, याद करना कोई मुश्किल काम नहीं होती, याद करके इस्लामिक पाक स्टडीज़ वगैरह भी आप लोगों ने
कुछ बच्चों ने यहाँ पे याद कर लिया होगा, नया मेरे ख्याल में आपने पास स्टडीज़ वगैरह देना है, तो ये वाले सब्जेक्ट्स भी आपने याद करके देने हैं, तो याद हो जाती हैं, बच्चे चीज़ें याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं एंड में, लेकिन मसला ये होता है पास पेपर्स नहीं उनको सॉल्व करने, तो कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं उनसे सॉल्व होती। तो मैं बच्चों को रेकमेंड करता हूँ नोट्स अपने साथ, जब भी पास पेपर्स करने बैठो नोट्स अपने साथ खुले रखो, फार्मूला शीट अपने साथ खुले रखो, सारी चीज़ें खुले रखो, और पास पेपर जो है वो नोट्स को देख के टैली करके आप लोग कर लो, और अगर आपका आंसर मार्किंग स्कीम के मुताबिक हो रहा है सही, तो यूर ऑन अ राइट ट्रैक, अपने से खुश रहो, ठीक है। तो इस तरह करो। और मैं जितने भी मेरे क्वेश्चंस हुए हैं, जितने भी मेरे पास पेपर्स के मैंने सवाल किए हैं, मैंने हमेशा इसी तरह किया है। मैंने पास नोट से मैं किया करता था, हमेशा नोट्स वगैरह खुले होते थे मेरे पास, पास फार्मूला शीट होती थी, उससे मैं टैली करके पास पेपर्स किया करता था, प्रैक्टिस पास पेपर्स की बढ़ाता था। और पेपर से एक दो दिन पहले या एक हफ्ते पहले मैं फिर क्या करता था, नोट्स को मेमोराइज कर लेता था, फार्मूलाज को मेमोराइज कर लेता था, एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये भी मेमोराइजेशन करने की ज़रूरत पड़ी, बिकॉज इतना ज़्यादा मेरी फिंगर टिप्स पे आ गया बाय पास पेपर प्रैक्टिस। और पास पेपर प्रैक्टिस हेल्प मी, नॉट नोट्स आपको एक पाथवे ज़रूर देते हैं, बट पास पेपर प्रैक्टिस इज़ व्हाट मेक्स यू रियली स्ट्रॉन्ग इन दैट पाथ। और सर कैन यू एक्सप्लेन अ बिट ऑफ लाइट आफ्टर दिस एनी टॉपिक? हाँ कर दूंगा, नया वो भी कर देंगे, वो भी हम डिस्कस कर देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें भी ना बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। तो अच्छा, बेसिक क्वांटिटीज़ तो समझ आ गई, अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं आपके पास? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं दैट आर मेड अप ऑफ वन और मोर बेसिक क्वांटिटी। तो आप कह लो दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर बेसिक क्वांटिटी। ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती है ना, वो क्या होती हैं? वो दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर बेसिक क्वांटिटी। अब यहाँ पे जो कॉमन एग्जांपल आपके पास आती है, वो सबसे पहले आपके पास आती है स्पीड की एग्जांपल। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है आपके पास, स्पीड के फॉर्मूले के अंदर आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है डिस्टेंस आता है और टाइम आता है आपके पास। अब जो यहाँ पे डिस्टेंस है ना, आपके पास डिस्टेंस बेस क्वांटिटी नंबर 1 है और टाइम आपके पास बेस क्वांटिटी नंबर 2 है। टाइम आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपका ये सवाल हो सकता है, सर यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पर आप यहाँ पे लेंथ लिखा हुआ है, तो लेंथ और डिस्टेंस आर नॉट क्वाइट दी सेम। एक्चुअली दे आर दी सेम। वाई दे आर दी सेम? बिकॉज लेंथ के जो आपके यूनिट्स होते हैं वो मीटर्स होते हैं, और जो आपके पास डिस्टेंस के यूनिट्स होते हैं वो भी मीटर्स में ही होते हैं। तो डिस्टेंस हो गया, ब्रेड्थ हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, डेप्थ होगी, और इस तरह की सारी चीज़ें होंगी। ये सारी के सारे जो इनके यूनिट्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो ये भी बेस क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज द सेम एज लेंथ। तो जो डिस्टेंस है ना यहाँ पे, वो लेंथ की तरह ही होगी, बिकॉज लेंथ के भी यूनिट्स मीटर्स में ही है। अच्छा, तो ये हो गया। अब आपके पास वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। वॉल्यूम डिराइव्ड क्वांटिटी इसलिए बिकॉज वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है ना, वॉल्यूम के फार्मूला के अंदर आपके पास आता है लेंथ आता है, फिर आपके पास आता है विड्थ आता है, और इसके बाद आपके पास क्या आता है? हाइट आता है। अब यहाँ पर आपके पास जो लेंथ है वो तो बेसिक क्वांटिटी है ही, विड्थ भी आपके पास, विड्थ के भी यूनिट्स मीटर्स होते हैं, तो वो भी लेंथ की तरह। ये बेस क्वांटिटी नंबर 2 हो गया, हाइट बेस क्वांटिटी नंबर 3 होगी। अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पर आपने कहा था कि दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर बेसिक क्वांटिटी, तो यहाँ पर ठीक है 3 बेसिक क्वांटिटीज़ आ तो रही हैं, लेकिन तीनों की तीनों बेसिक क्वांटिटीज सेम आ रही हैं। तो इसमें एक और चीज़ नोट कर लो कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जितनी भी बेसिक क्वांटिटी आ रही है वो डिफरेंट हो सकता है आपके पास जो बेसिक क्वांटिटी आ रही है वो सेम ही हो, इट डज़ नॉट मैटर, कोई इतना मसला नहीं होता। अगर आपके पास जो बेस क्वांटिटी आ रही है वो सेम हो लेकिन एक से ज़्यादा हो, तब भी आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा पॉइंट लिख सकते हो कि डू नॉट हैव टू बी सेम, या आप कह सकते हो डू नॉट हैव टू बी यूनिक। डू नॉट हैव टू बी यूनिक मतलब उनका यूनिक होना ज़रूरी नहीं है, वो यूनिक हुए बगैर भी ना आपके पास सेम ही हो सकता है। अगर सेम आपके पास यूनिट्स आ रहे हैं, लेंथ ये भी लेंथ है, विड्थ भी काइंड ऑफ लेंथ ही है, हाइट भी काइंड ऑफ लेंथ ही है, तो तीनों एक तरह की बेसिक क्वांटिटीज़ आ गई, लेकिन क्वांटिटी एक से ज़्यादा है, तो ये स्टिल डिराइव्ड क्वांटिटी है सेम बेसिक क्वांटिटी, लेकिन 3 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, एक से ज़्यादा है, तो ये डिराइव्ड होगी। ठीक है, तो इसलिए स्पीड और वॉल्यूम आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। तो ये मुझे बताओ नायाब और उंजला कि ये चीज़ समझ आई है आप लोगों को? इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ किसी को। उंजला, इज दिस क्लियर? नायाब, इज दिस क्लियर, अंडरस्टैंडेबल? ओके, ठीक है। अच्छा, मतलब नायाब समझ आ गई है ना? ओके ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास यहाँ पे आता है स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज़ के दरमियान डिफरेंसेस बहुत कॉमनली एग्जामिनर पूछता है, 2 मार्क्स के डिफरेंसेस आते हैं, वो कहते हैं बताओ स्केलर और वेक्टर के दरमियान ना डिफरेंस क्या है।
तो इनकी जो डेफिनेशंस हैं हम वो यहाँ पे देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या होती है इसकी हम देखते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ में आप कह सकते हो स्केलर क्वांटिटीज़ हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर quantities only have मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड बेसिकली ना आपके पास साइज़ होता है। और ये मैं बताता हूँ ये आपके पास क्या चीज़ होती है। इसमें आपने अगर एग्जांपल के तौर पे आपने लेना ना, तो लेट्स सपोज आपके पास आता है 5 मीटर्स, और इस 5 मीटर्स का जो 5 है वो मैग्नीट्यूड है। फिर आपके पास आ रहा है लेट्स सपोज 25 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है। 25 जो आ रहा है वो आपके पास क्या है, वही है मैग्नीट्यूड है। फिर आपके पास आ रहा है 10 kg आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास क्या मैग्नीट्यूड है। आपके पास ये हो गया, फिर आपके पास ये हो गया। साइज़ जो होता है ना, साइज़ या आपके पास चीज़ हो वो आपके पास मैग्नीट्यूड होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास क्या हैं, दीज आर योर मैग्नीट्यूड। तो ये आपकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी। और इसमें अगर थोड़ा सा एक और पॉइंट हम यहाँ पे लिख दें तो आपके पास कॉमन एग्जांपल्स यहाँ पर आ जाती हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो कॉमन एग्जांपल्स जो आपके पास होती है वो सबसे पहले आपके पास पावर स्केलर होती है, फिर आपके पास स्पीड भी स्केलर होती है, फिर आपके पास पावर के साथ एनर्जी भी स्केलर होती है, एंड देन आपके पास यहाँ पे एनर्जी के बाद और क्या चीज़ें स्केलर होती हैं। आपके पास डिस्टेंस जो है वो भी आपके पास क्या होता है, स्केलर होता है। आपके पास जो मैस आ रहा है ऊपर वो भी आपके पास क्या होता है, स्केलर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास स्केलर है। इसके बाद आपके पास आ जाती है वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ आपके पास ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके अंदर डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पर जो ये वाली क्वांटिटीज़ आपके पास आ रही है ना, इनमें आप कह सकते हो दीज क्वांटिटीज़ हैव दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। तो इनके बारे में आप कह सकते हो कि इनका मैग्नीट्यूड भी होता है और इनकी साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि these quantities have vector quantities have vector quantities have magnitude plus direction as well। तो इनकी डायरेक्शन भी होती है और इनकी मैग्नीट्यूड भी होती है। अब इसमें लेट्स सपोज आपके पास जो कॉमन एग्जांपल आ जाता है वो उसमें हमने देखा था 5 मीटर। तो इसमें अगर आपने 5 मीटर को लिखना है तो आप लिख दो 5 मीटर और साथ में डायरेक्शन लिख दो। आप डायरेक्शन क्या लिखोगे भला, डायरेक्शन आप लिख सकते हो, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। यहाँ पे मैं कहता हूँ ये आपके पास आ रहा है 5 मीटर और इसमें आप कह दो 5 मीटर ड्यू ईस्ट। तो ये जो ड्यू ईस्ट है ये इसकी डायरेक्शन है। फिर आपके पास आ जाएगा लेट्स सपोज आप कह लो 5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर आप कह दो ड्यू नॉर्थ। तो ये आपके पास क्या है, डायरेक्शन है। और इसके बाद आपके पास आ सकती है यहाँ पे आप कह लो 5 न्यूटन आ सकता है। 5 न्यूटन जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा कहाँ पे लगेगी, नीचे लगेगी, बिकॉज ये वेट है। वेट की डायरेक्शन हमेशा नीचे लगती है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी। ये आपके पास क्या है, यहाँ पे इनकी डायरेक्शन होगी। और इसमें आपने अगर कोई कॉमन एग्जांपल्स यहाँ पे लेनी है तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि एग्जांपल्स में आपके पास आ सकता है, आप कह लो आपके पास हो सकता है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज़ अ कॉमन एग्जांपल। फिर आपके पास हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज़ अनदर कॉमन एग्जांपल। फिर आपके पास यहाँ पर हो सकता है एक्सेलरेशन एंड देन एक्सेलरेशन के बाद आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास वेट हो सकता है। वेट भी एक ना बहुत कॉमन सी आपके पास यहाँ पर एग्जांपल है। तो एक्सेट्रा एंड देन एक्सेट्रा, यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शंस आ सकती हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे एक्सेट्रा लिख दिया। ठीक है, तो ये मुझे बताओ यहाँ पर तक वेक्टर्स और जो स्केलर्स की यहाँ तक बात है ये सबको समझ आ गई है। वेक्टर और जो स्केलर के अंदर डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वेक्टर्स एंड स्केलर हैव ओनली वन डिफरेंस एंड दैट्स द डिफरेंस ऑफ डायरेक्शन। वेक्टर्स हैव डायरेक्शन इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड, स्केलर्स ओनली हैव मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। तो ये चीज़ समझ आ गई उनजला और नहीं, आप कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताओ। ठीक है, समझ आ गई है। और उनजला आपको भी समझ आ गई है, आप भी बता दो एक दफ़ा मुझे।
ओके चलो सही है। अच्छा चलो इसमें ना अब ये वाली भी चीज़ होगी। अब हमारे पास ना यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ आती है वो आती है वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आता है। अब वेक्टर्स के अंदर जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो आपके पास होता है एडिशन। बल्कि इंपॉर्टेंट नहीं होता लेकिन थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास जो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है वो कहता है फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर्स। तो यहाँ पे आपके पास 5 न्यूटन का पहला वेक्टर और 10 न्यूटन का वेक्टर है। तो इनका अगर आपने रिजल्टेंट फाइंड करना है, रिजल्टेंट आपके पास होता क्या है, आपके पास होता है कॉम्बिनेशन कह लो या आप कह लो जो भी रिजल्ट होता है उसको आप कहते हो कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो आपके पास क्या बन जाएगा, पहले आपने क्या करना है 10 न्यूटन वाला जो वेक्टर है उसको 5 न्यूटन के अंदर ऐड कर देना है। तो जारी सी बात है जब इनको ऐड करोगे तो इनकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। 10 न्यूटन वाला वेक्टर एंड देन 5 न्यूटन वाला वेक्टर, ये 10 न्यूटन वाली लेंथ होगी और फिर इसके अंदर ही 5 न्यूटन वाला भी वेक्टर ऐड कर लो तो आपके पास इतना वेक्टर बन जाएगा। और जो टोटल इसका मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन हो जाएगा। तो ये मुझे बताओ उनजिला और नायाब, ये चीज़ क्लियर है? कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो बताओ। बच्चों क्लियर है सब? बाकी इसी तरह ना इसके अंदर आपके पास आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन। कुड यू प्लीज़ रिपीट? अच्छा इसमें पता है क्या है, इसमें आपके पास उन्होंने कहा है 2 वेक्टर्स उन्होंने आपको दे दिए और उन्होंने कहा है कि आपने रिजल्टेंट फाइंड करना है इन दोनों वेक्टर्स का। एक वेक्टर आपके पास है 5 न्यूटन वाला, एक वेक्टर है 10 न्यूटन वाला। तो अगर इनका रिजल्टेंट या इनका फाइनल कॉम्बिनेशन आपने फाइंड करना है तो आप इनका फाइनल कॉम्बिनेशन कैसे फाइंड करोगे, आप इनको ऐड कर दोगे, दोनों को ऐड करो। 5 एक न्यूटन्स का है और एक 10 न्यूटन्स का, तो 5 + 10 न्यूटन्स करो, आपके पास 15 न्यूटन्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 15 न्यूटन्स इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड पे होगी, बिकॉज सारे के सारे वेक्टर्स आपके पास इसी साइड पे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ नायाब, इज दिस क्लियर? और उनजिला आप भी कंफर्म कर दो। ओके उनजिला आपको भी समझ आ रही है ना सारी चीज़ें? ओके अच्छा, इसके बाद ना आपके पास यहाँ पर आ जाता है सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। अब सब्ट्रैक्शन में वो हमें क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन में वो हमें कहते हैं फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर्स। तो वो कहते हैं कि जो गिवन वेक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं ना उनका हमने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। तो एक जो वेक्टर है आपके पास वो राइट साइड पे जा रहा है 5 न्यूटन्स का वेक्टर, और एक जो वेक्टर है वो आपके पास कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट साइड पे जा रहा है, 10 न्यूटन्स का वेक्टर है। अब जारी सी बात है डिफरेंट डायरेक्शंस है तो सब्ट्रैक्शन होगी। सब्ट्रैक्शन करके आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा 10 न्यूटन्स माइनस 5 न्यूटन्स करो, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 न्यूटन्स आ जाएगा। लेकिन अब मेन पॉइंट ये आता है कि आपने इनकी डायरेक्शन चूज़ करनी है। डायरेक्शन कहाँ पे चूज़ करोगे, सबसे बड़ा वाला जो वेक्टर आपका एक्ट कर रहा है ना, सबसे बड़ा वाला वेक्टर आपका जा रहा है लेफ्ट पे जा रहा है, तो जहाँ पे सबसे बड़ा वाला वेक्टर जा रहा है वहीं पे आपने इसको घुमाना है। सारी सी बात है जो छोटा वाला वेक्टर वो कैंसिल आउट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ पर आपके पास जो सबसे बड़ा वाला वेक्टर है ना वो इतना जाएगा। 10 न्यूटन में से 5 न्यूटन माइनस करो, 5 न्यूटन रह जाएगा जिसकी लेंथ इतनी ही हो जाएगी। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये मुझे बताओ उनजिला और नायाब, ये चीज़ भी क्लियर है आप सबको? सब्ट्रैक्शन समझ आ गई, डायरेक्शन समझ आ गई कि किस तरह करनी है, बिकॉज इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है बहुत। ओके अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, सबसे नहायत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट जो आता है हमारे पास हेड टू टेल रूल का कॉन्सेप्ट आता है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो सारे के सारे हेड टू टेल रूल वाले क्वेश्चंस, डायग्राम वाले क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। मुझे पर्सनली स्पीकिंग इस चैप्टर के अंदर सबसे मुश्किल चैप्टर लगता था हेड टू टेल रूल वाला, और किसी भी टीचर ने मुझे सही तरह इसकी ट्रिक नहीं समझाई थी कि इसको करना किस तरह। हमेशा ये होता था कि ठीक है इस तरह जोड़ दो, इस तरह जोड़ दो, इसको इस तरह जोड़ दो, ट्राइंगल बना दो, लेकिन नोबडी एवर टोल्ड मी कि रूल क्या होता है इसका। और अगर किसी ने मुझे कोई सिंपल वर्ड्स में, कोई टीचर मुझे अगर कोई रूल्स बता देता है इसके, तो आई वुड बी सो ग्लैड। लेकिन आई हैड टू फाइंड दीज रूल्स द हार्ड वे, और मैंने खुद से फिर प्रैक्टिस करके और खुद से डिफरेंट क्वेश्चन को एनालाइज करके मैंने ये रूल निकाला था। और अभी मैं हर बच्चे को समझाता हूँ और अब आसान हो जाता है काम इन रूल्स के थ्रू। 3 रूल्स हैं, 3 रूल्स आपने फॉलो करने हैं और डायग्राम वाले क्वेश्चन फॉर एवर आपके आसान हो जाएंगे। मेरा पर्सनली स्पीकिंग मेरा O3 तक इन क्वेश्चन में मसला था। आप लोग का इसी पहली दफ़ा में आप लोग ये जो कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगी। तो इसमें 2 तरह के रूल्स आते हैं जो कि मैं लिखवाऊंगा। सबसे पहला जो रूल आता है, अब एक डिस्क्लेमर मैं दे दूँ, ये वाले रूल्स आपको अभी समझ नहीं आने वाले, बिकॉज खाली रूल्स हैं, थ्योरी है। जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन में करवाऊंगा ना तब ये रूल्स मेक सेंस करेंगे। अभी बस इनको एब्जॉर्ब कर लो, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज समझ नहीं आएंगे सही से। ठीक है, तो बस देख लो इन्हें। तो सबसे पहला जो रूल है वो आपके पास क्या है, अज्यूम, आपने यहाँ पे अज्यूम करना है, अज्यूम द फर्स्ट वेक्टर
एंड द सेकंड वेक्टर। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, दो वेक्टर्स आपको दिए गए होंगे, आपने एज्यूम करना है कि आपके पास पहला वेक्टर कौन सा है और आपके पास दूसरा वेक्टर कौन सा है। आपने बस क्या करना है, आपने ये चीज़ एज्यूम करनी है कि आपके पास पहला वेक्टर जो गिवन है वो आपके पास कौन सा वेक्टर होगा और जो दूसरा वेक्टर आपके पास गिवन है वो कौन सा वेक्टर होगा। तो आपने अजम्पशन करनी है पहले। फिर जो सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप में आपने क्या करनी है, जब आपने कंसिडर कर लिया कि आपके पास पहला वेक्टर कौन सा है, दूसरा वेक्टर कौन सा है, फिर आपने क्या करना है, कनेक्ट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। अब जो वेक्टर होता है आपके पास ना कुछ इस तरह का आपको नज़र आ रहा होता है, और इसमें जो ये वाला पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को आप कहते हो ये आपका है टेल, और जहाँ पे एरो बना होता है, ये जो एरो वाला पार्ट आ रहा है, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो हेड कहते हो। ठीक है, तो ये आपका ना बेसिक सा एक वेक्टर होता है जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत ना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो वो कहता है कि जो पहला वेक्टर है ना उसके हेड को कनेक्ट कर दो टू दी टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, ये दूसरा पॉइंट है। और जो लास्ट हमारे पास पॉइंट है वो ये कहता है कनेक्ट द हेड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स connect the head of resultant vector, force नहीं resultant vector, to the head of सेकंड वेक्टर। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, जो रिजल्टेंट का हमारे पास है ना हेड, वो हमने कनेक्ट करना है टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। अब ये वाले रूल्स हैं जो कि मुझे पता है अभी इनकी सेंस नहीं बन रही, लेकिन एज सून एज यू गाइस डू अ क्वेश्चन इट विल ऑल स्टार्ट टू मेक सेंस। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, वो कह रहे हैं फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर्स फ्रॉम दी टू वेक्टर्स गिवन बिलो। तो दो वेक्टर्स आपको दिए गए जाते हैं नीचे, एक वेक्टर आपके पास ये वाला है 5 न्यूटन कह लो, और दूसरा वेक्टर जो आपके पास आ रहा है वो ये वाला है 3 न्यूटन्स कह लो। तो इनमें से इनका आपने रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो आपने हेड टू टेल रूल अप्लाई करना है। ठीक है, हेड टू टेल रूल की पहचान ये होती है कि आपके पास जो ये आ रहे होते हैं ना वेक्टर्स, वो आपके पास परपेंडिकुलर होते हैं या वर्टिकल होते हैं। इनके दरमियान यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपके पास 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था ना, आप और यहाँ पे उनसे यहाँ पे पहला स्टेप देखो, सबसे पहला स्टेप आपके पास यहाँ पे क्या था, एज्यूम फर्स्ट वेक्टर एंड द सेकंड वेक्टर। तो आपने कंसिडर करना है कि आपके पास पहला वेक्टर कौन सा, सेकंड वेक्टर कौन सा, और ये अपनी मर्जी से करना है, आप जो मर्जी चूज़ करो। मैं ऑर्डर में कर लेता हूँ काम, तो फर्स्ट वेक्टर मैं इसको ले लेता हूँ, और जो मेरे पास सेकंड वेक्टर है वो मैं इसको ले लेता हूँ। अगर आप इस वाले को फर्स्ट वेक्टर ले लो, इस वाले को सेकंड ले लो, तब भी आंसर सेम आएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास यहीं पर ही कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बल्कि इसको थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं, हम ना इसको साइड पे ही कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज़ें आ रही हैं वो ख़राब ना हो। तो इसको हम यहाँ पर ले आते हैं और इसको हम ले आते हैं फिर यहाँ पर, इसको एक दफ़ा दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ होगी, और इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, बल्कि इसको ना एक ही यहाँ पे पार्ट में हम कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है, ये आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके पास हो गया फर्स्ट स्टेप, और इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप 1। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमने क्या करना है, स्टेप 1 में आपने पहला वेक्टर अज्यूम करना है, ये ले लो पहला वेक्टर, और दूसरा वेक्टर ये ले लो, अपनी मर्ज़ी से लेना। और फिर आपके पास क्या होगा, फिर आपके पास यहाँ पर आएगा स्टेप 2 आएगा, और स्टेप 2 में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे स्टेप 2 में था हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। तो हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ये है और टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ये है, इसके हेड को आपने कनेक्ट करना है टू द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। तो मैं यहाँ पे कर क्या सकता हूँ कि जो आपके पास ये पहला वाला वेक्टर है ना यही जो आपके पास यहाँ पे पहला वाला वेक्टर है, पहले वाले वेक्टर को मैं यहीं पर ही रहने देता हूँ, ये जो 5 न्यूटन वाला वेक्टर है। लेकिन जो मेरे पास छोटा वाला वेक्टर है ना नीचे वाला, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, इसको मैं नीचे से पकड़ के यहाँ पे ऊपर ले जाता हूँ। अब आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप आपके पास कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, जो आपके पास फर्स्ट वेक्टर है उसका जो हेड है वो कनेक्टेड है टू द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, ये चीज़ हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे जो आपके पास
वो कह रहा है कि कनेक्ट द हेड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो सेकंड स्टेप में अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहीं पर ही इसको मैं अभी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जो भी इसका थर्ड स्टेप होगा। तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं और इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास जो हेड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है वो आपने हेड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर टू दी हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, हेड ऑफ सेकंड वेक्टर ये है तो हेड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर भी आप इसके साथ बना दो ताकि कनेक्ट हो जाए। और फिर बस आपने क्या करना है, इसको इस तरह एक्सटेंड कर देना है और इसको आप लिख दो, ये आपके पास आ रहा है। तो आपके पास रिजल्टेंट जो है उसकी डायग्राम आपके पास बन गई। तो दिस इज हाउ यू यूज़ हेड टू टेल रूल फार्मूला। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने एज्यूम किया कि पहला वेक्टर कौन सा, दूसरा वेक्टर कौन सा है। फिर आपने क्या किया, जो पहले वेक्टर का हेड है उसको आपने कनेक्ट कर दिया टू दी टेल ऑफ सेकंड वेक्टर बाय डूइंग व्हाट, बाय मूविंग दी स्लोअर वेक्टर अपवर्ड्स। तो इसको आप डिफरेंट तरीक़ों से भी कर सकते हो, मैंने इस तरह कर लिया। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, जो आपके पास पहला वेक्टर था पहले वेक्टर को आप नीचे ले आते, पहले वेक्टर को आप नीचे ले आते थोड़ा सा, तो तब भी उसका हेड उसकी सेकंड वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट हो जाता। और रिजल्टेंट का जो हेड है वो आपने कनेक्ट करना है टू दी हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो ये सारा प्रोसेस कर लोगे, आपके पास रिजल्टेंट की जो डायग्राम है वो एक्यूरेटली बन जाएगी। तो ये मुझे बताओ नायाब और अंजला, ये चीज़ समझ आई कि नहीं? इसमें आई एक्सपेक्ट कि देयर मस्ट बी सम क्वेश्चंस, और अगर हैं क्वेश्चन तो पूछो, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अंजला और नायाब पूछो अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो। वो बोट वाला भी तो होता है, हाँ बोट वाला भी है, चलो बोट वाला भी हम कर लेते हैं। अच्छा अंजला, हम ना इसको दोबारा से हम डिस्कस करते हैं। अच्छा इसमें पता है क्या करना है, सबसे पहले आपने ना अभी बोट वाला जो क्वेश्चन है ना वो भी हम देखेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे बेसिक करें, तो अभी खाली हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा अंजला, इसमें हमने करना क्या है कि इसमें हमने ना रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है फ्रॉम दी वेक्टर्स गिवन बिलो। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है, अब इसको ना थोड़ा सा हम बारी बारी देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके हम देखते हैं। सबसे पहला आपके पास स्टेप क्या है कि आपने देखना है, आपने डिसाइड करना है कि आपके पास पहला वेक्टर कौन सा है और आपके पास दूसरा वेक्टर कौन सा है। तो अगर ये चीज़ आपने डिसाइड करनी है तो आप अपनी मर्ज़ी से कर लो, इसको पहला वेक्टर ले लो और इसको आप ले लो सेकंड वेक्टर ले लो, आपकी मर्ज़ी है। और ये आपके पास है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है, अज्यूम दी फर्स्ट वेक्टर एंड दी सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर आपने 5 न्यूटन वाला ले लिया, सेकंड वाला वेक्टर 3 न्यूटन वाला ले लिया। तो यहाँ तक अभी मुझे बताओ सब के यहाँ तक बात समझ आ रही है? स्टेप 1 तक इज़ एवरीथिंग क्लियर? स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं, ठीक है? नया अब आपको भी समझ आ रही है ना? ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे स्टेप 2 आता है। अब स्टेप 2 में क्या होता है हम यहाँ पे देखते हैं। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, स्टेप 2 में आपके पास एक वेक्टर, आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, एक वेक्टर आपके पास यही वाला आ रहा है 5 न्यूटन वाला, और एक वेक्टर जो है ना आपके पास ये वाला आ रहा है 3 न्यूटन वाला। तो यहाँ पर वो हमें क्या कहता है, सेकंड स्टेप में गौर से ज़रा पढ़ो, सेकंड स्टेप में वो हमें क्या कह रहा है, कनेक्ट दी हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू दी टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। तो अगर इस तरह आपने करना है तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हेड है फर्स्ट वेक्टर का और ये आपके पास टेल है सेकंड वेक्टर की। तो आपने क्या करना है, ये वाला जो ग्रीन वाला हेड है ना वो आपने कनेक्ट करना है टू दिस रेड टेल, ये आपका पर्पज़ है। तो ये आप कर कैसे सकते हो, ये आप ऐसे कर सकते हो कि आपके पास ये जो 3 न्यूटन्स वाली आपके पास ये चीज़ आ रही है ना, इसको आप ऐसा करो, इसको आप ऊपर ले जाओ। अब अगर इसको आप ऊपर ले जाओगे ना डायरेक्टली, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास फाइनली ये जो ग्रीन वाला हेड है ये कनेक्ट हो जाएगा टू इट्स टेल जो कि रेड आ रही है। तो ये चीज़ आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। एक आपके पास ये सोल्यूशन हो सकता है। दूसरा सोल्यूशन भी हम यहाँ पे देखते हैं ताकि आपको थोड़ी सी ना और बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो दूसरा जो सोल्यूशन हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो पहला वाला आपका वेक्टर है ना उसको आप थोड़ा सा नीचे ले जाओ। तो पहले वाले वेक्टर को अगर नीचे लेके जाते हो तो अब भी आपके पास कंडीशन पूरी होगी, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर 5 न्यूटन का हेड, एरो हेड इज कनेक्टेड टू दी टेल ऑफ सेकंड वेक्टर जो कि 3 न्यूटन है। तो तब भी ये चीज़ पूरी होगी। तो मैंने जिस तरह आपको बताया था कि आप इसको डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो, बस आपने कंडीशन पूरी करनी है। और हाँ, अब इस चीज़ से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि वेक्टर्स को मैं इधर उधर मूव कर रहा हूँ तो कुछ भी आप कर सकते हो। तो ऑलवेज रिमेंबर, वेक्टर्स की डायरेक्शन चेंज कर सकती है। हमने अभी भी पढ़ा, वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होती है। तो वेक्टर्स की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, लेकिन इसमें भी शर्त है, वेक्टर्स की डायरेक्शन आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या तो कर सकते हो चेंज, या तो हॉरिजॉन्टल चेंज कर सकते हो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, या आप उसको अगर इस तरह टेढ़ा है तो आप उसको इस तरह जी एक्सिस में मूव कर सकते हो। लेकिन आप ये नहीं कर सकते, आप उसको रोटेट नहीं कर सकते। जिस तरह हम इस डायग्राम को पूरी को रोटेट भी कर सकते हैं, रोटेट करना नॉट अलाउड है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या अपराइट इस तरह करके करना अलाउड है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना अलाउड है, रोटेट करना अलाउड नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे बताओ, ये चीज़ सबको क्लियर है, सबको समझ आ रही है ये चीज़ के नहीं आ रही? किसी को कोई कन्फ्यूजन हो इसमें तो मुझे बताओ। अच्छा ठीक है, तो ये चीज़ हमने कर ली।
अब इसको ना मैं वैसे वो पुराने वाले स्टेप्स ही करवाऊंगा बिकॉज आई लाइक मूविंग थिंग्स अपवर्ड्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको अपवर्ड मूव कर सकता हूँ, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। तो मैं यहाँ पे इसको अपवर्ड मूव करूँगा तो इसका जो हेड है वो किसके साथ कनेक्ट हो गया, वो कनेक्ट हो गया अब इसके टेल के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास ये पूरा हो गया, बल्कि इसको मैं इस तरह करके लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्लटर्ड हो रहा है आई फील लाइक। तो यहाँ पर हम ना इसको ले जाते हैं और इसको ऐसे करके कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब स्टेप 3 में आपने क्या करना है, स्टेप 3 में हम देख लेते हैं व्हाट यू नीड टू डू फॉर स्टेप 3। स्टेप 3 में आप क्या करोगे, आपने बस रिजल्टेंट जो वेक्टर आ रहा है ना वो आपने यहाँ पर बनाना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर आपने बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट पढ़ो, कनेक्ट दी हेड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर टू दी हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो रिजल्टेंट का जो हेड है वो आपने कनेक्ट करना है टू दिस हेड। तो इस हेड के साथ ही रिजल्टेंट का हेड कनेक्ट कर लो जो कि ब्लू वाला हेड आ रहा है। तो ये वाला रिजल्टेंट का हेड आपने सेकंड वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट कर दिया, हो गया कनेक्ट। अब बस आपने क्या करना है, बस इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर दो ताकि वेक्टर कंप्लीट हो जाए और इसको लेबल कर दो ये और है। तो अब मुझे बताओ उनजला, ये चीज़ क्लियर हुई है और मैं आपको भी ये चीज़ समझ आ रही क्या नहीं, इज दिस क्लियर नाउ और नॉट? अगर नहीं समझ आई तो आप भी बता दो। चलो ठीक है। अब अगर ये चीज़ समझ आ गई ना, अब इसके अंदर कुछ फर्दर क्वेश्चंस भी एग्जामिनर कर सकता है। फर्दर क्वेश्चन एग्जामिनर ये कर सकता है कि आप मैग्नीट्यूड फाइंड करके बताओ कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या है। तो अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पे जो आपके पास एंगल बन रहा है 90 डिग्रीज़ का एंगल बन रहा है। तो ये आपके पास ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड आपके पास बेस है और बीच में यहाँ पर आपके पास एंगल थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आपने आर की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है ना, तो व्हाट यू कैन डू हियर इज आप यहाँ पे लिखो आर और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आपके पास जो परपेंडिकुलर स्क्वायर है वो आपके पास हो जाएगा 3 न्यूटन स्क्वायर, बिकॉज परपेंडिकुलर 3 न्यूटन है। इसके बिल्कुल एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और एंगल के बिल्कुल एडजेसेंट 5 न्यूटन है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 स्क्वायर और फिर इसका जब आप रिजल्ट निकालोगे तो हो जाएगा 9 + 25, 9 + 25 इज व्हाट, इट्स 31। तो √31 न्यूटन्स इज गोइंग टू बी योर आंसर ऑफ, इज गोइंग टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ योर रिजल्टेंट फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालना आगे। सो कैन यू ऑल्सो एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट वाली चीज़? अच्छा डिस्प्लेसमेंट वाली चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूँ ना यार, बट ना वो असल में काइनेमेटिक्स में मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के जो कंपैरिजन है ना वो मैं बताऊँगा, ठीक है। बट इसमें मैं अभी डिस्कस नहीं करता बिकॉज इसमें खाली हेड टू टेल रूल पे ज़्यादा फोकस होता है और डायग्राम वाली चीज़ों पे होता है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। अच्छा फिलहाल मुझे ये वाली बताओ, ये वाली चीज़ें होगी हैं सबको क्लियर कि नहीं? नहीं अब आपको भी समझ आ गया? ओके अच्छा इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और जो चीज़ वो पूछता है वो डायरेक्शन पूछ लेता है, थीटा की डायरेक्शन। तो थीटा की डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना आसान है, ये परपेंडिकुलर ये बेस है। तो यहाँ पे आप tan वाला रूल लगा सकते हो, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, आप थीटा को यहाँ पे सब्जेक्ट बना लो, थीटा को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स और परपेंडिकुलर आपके पास 3 है, बेस आपके पास है 5 है। तो थीटा की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है ना तो यहाँ पर आपके पास जो इसकी वैल्यू वो आ जाएगी 3/5 एंड दिस शुड बिकम 30.96 31 डिग्री समथिंग बन जाएगी। मैं इसको अप्रॉक्सीमेट करके लिख दिया। तो ये मुझे बताओ ये चीज़ निकालना आगे सबको मैथ्स में tan cos sin थीटा ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ये चीज़ स्टडी की है पहले कि नहीं की। और tan इनवर्स इस चीज़ का पता है ना कि जब आपके पास tan या sin या cos वहाँ पे जाता है उस साइड पे तो इन्वर्स ले लेते हो आप कैलकुलेटर में, ये चीज़ पता है ना आप सबको? तो अगर नहीं पता तो बता दो, मैं समझा देता हूँ। नहीं अब आप भी बता दो एक दफ़ा। स्टडी किया है लेकिन वाई डू यू अप्लाई दिस एयर? अच्छा इसको मैंने इसलिए यहाँ पे अप्लाई किया बिकॉज अक्सर क्वेश्चन में वो हमसे ना डायरेक्शन भी पूछ लेता है। तो थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती ताकि हम डायरेक्शन यहाँ पे निकाल सकें, ठीक है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए समटाइम्स इट्स नेसेसरी व्हेन दे आस्क फॉर डायरेक्शन, तो हम कहते हैं कि 30 डिग्रीज नॉर्थ पे जा रहा है, 30 डिग्रीज नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, इस तरह करके हम डायरेक्शन मेंशन करते हैं, ठीक है। आप समझ आई और मेथड भी समझ आ गया ना? सही तरह तसल्ली कर लो फिर मुझे बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अच्छा अब आप इसको ना यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे देखो, आपके पास जो जनरल डायरेक्शन होती है वो इस तरह की होती है। मैप की डायरेक्शन आपके पास इस तरह होती है, ऊपर आप जा रहे हो नॉर्थ होता है, राइट जा रहे हो ईस्ट होता है, लेफ्ट जा रहे हो वेस्ट होता है, नीचे जा रहे हो साउथ होता है। अब आप अपनी रिजल्टेंट की डायरेक्शन देखो, कहाँ पे जा रहा है आपका रिजल्टेंट? रिजल्टेंट आपका ऊपर भी जा रहा है
और साथ में इस साइड पे भी जा रहा है, इस साइड पे आपके पास क्या होता है, ईस्ट होता है, तो नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है आपका रिजल्टेंट, लेकिन साथ साथ ईस्ट भी जा रहा है, तो योर रिजल्टेंट इज एक्चुअली गोइंग नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। आप अपने कह सकते हो कि आपका जो रिजल्टेंट है ना वो कहाँ पे जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट पे जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज योर डायरेक्शन, तो आप उसको कह सकते हो आपका जो रिजल्टेंट है ना वो 31 डिग्रीज टू दी नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, ये आपका उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर फाइनल जो आप यहाँ पे वर्डिक्ट लिख सकते हैं ना, वो आप लिख सकते हो कि रिजल्टेंट has magnitude 30 under root 31 newtons at 31 degrees to the नॉर्थ ईस्ट। आप लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट लिख लेना, मैंने शॉर्ट फॉर्म करके यहाँ पे एनी लिख लिया, ठीक है। तो ये मुझे बताओ, ये वर्डिक्ट भी यहाँ पे समझ आ गया कि मैंने किस तरह इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ। मैंने कहा रिजल्टेंट हैज़ मैग्नीट्यूड 31 न्यूटन्स एट 31 डिग्रीज टू द नॉर्थ ईस्ट, तो ये बता दिया। लाइक सर व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कम इन दिस स्पेसिफिक टॉपिक, लाइक डायरेक्शन इज वन ऑफ देम अदर देन दैट। अच्छा, इसमें आपके ना हेड टू टेल रूल के क्वेश्चन आते हैं, पैरेललोग्राम के रूल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम जो रूल होता है ना वो मैं पास्ट पेपर के थ्रू अभी करवाऊंगा। हेड टू टेल रूल के मोस्टली हेड टू टेल रूल के क्वेश्चन आते हैं, और फिर इसमें फिजिकल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज, स्केलर वेक्टर के डिफरेंसेस आ जाते हैं, स्केलर की एग्जांपल्स आ जाती है, बताओ स्केलर कौन सी क्वांटिटी है, टिक क्रॉस वो कह देता है आपको कि ये वाली क्वांटिटीज़ वो आपको दे देगा लिस्ट में, वो कहेगा इनको टिक करो, कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है, तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं चैप्टर के अंदर, और इतना इसके अंदर आता नहीं, जनरल चीज़ें आती हैं, बाकी थ्रू आउट दी चैप्टर सारी सी पता यूज़ हो रहा था, बिकॉज पावर्स होती हैं, ऐसे यूनिट्स होते हैं, तो वी मस्ट रिमेंबर ऑल ऑफ दिस स्टफ फॉर ऑल ऑफ आवर चैप्टर्स टू कम, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का, इसमें अब हम हेड टू टेल रूल दोबारा से अप्लाई करते हैं। यहाँ पे उसने क्या किया, अब हेड टू टेल रूल थोड़ा सा मैं जल्दी करूँगा बिकॉज आई होप सबको समझ आ गया। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, फोर्सेज ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्ट एज शोन इन द डायग्राम, विच डायग्राम शोज द रिजल्टेंट आर ऑफ दीज 2 फोर्सेज। तो पहला हमारे पास स्टेप क्या था हेड टू टेल रूल का, सबसे पहले एज्यूम फर्स्ट वेक्टर एंड द सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर आप ले लो ये वाला वेक्टर है, सेकंड वेक्टर आप ले लो ये वाला वेक्टर। फर्स्ट स्टेप डन, यस इट इज डन। अब स्टेप 2 में क्या कहता था, स्टेप 2 में वो कहता था जो पहले वेक्टर का हेड है वो आप कनेक्ट करो टू दी टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। तो पहले वेक्टर का जो हेड है वो ये बन रहा है, क्योंकि एरो यहाँ पे जा रहा है तो एरो यहाँ पे, ऑल्दो उसने एरो यहाँ पे मीडियम में बनाया हुआ है, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एरो यहीं पर ही बनेगा, और जो इसकी टेल और जो सेकंड वेक्टर की टेल है वो यहाँ पर है। तो आप क्या कर सकते हो, वही सेम आप स्टेटमेंट कर सकते हो, जो पहला आपके पास वेक्टर आ रहा है ना यहाँ पे 3 न्यूटन वाला, उसके हेड को कनेक्ट कर दो टू दी टेल ऑफ सेकंड वेक्टर बाय मूविंग दिस बिगर वेक्टर, ये जो नीचे वाला वेक्टर है उसको ऊपर मूव कर दो। तो इसको आपने ऐसा करो, यहाँ पे आप मूव कर दो तो 4 न्यूटन वाला वेक्टर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे वेक्टर्स, अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों वेक्टर्स को यहाँ पे ना ज्वाइन कर देना है। तो जैसे ही आप इन दोनों वेक्टर्स को ज्वाइन करोगे, आपने कहा था जो रिजल्टेंट का हेड है वो ज्वाइन करना चाहिए विद द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, तो इस तरह करके इसको ज्वाइन कर दो, ये आपके पास रिजल्टेंट बन गया। तो अब वो कह रहा है विच डायग्राम शोज द रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 फोर्सेज, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में ऐसी रिजल्टेंट आ रही है, बाकी में अगर आप देखो तो यहाँ पे रिजल्टेंट की डायरेक्शन ही अलग है, और यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन ही ऑपोजिट हो गई है। तो इस तरह के यहाँ पे ना मसले हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, वो ना इंटरनेट वगैरह गया था, अभी तो मेरी पीछे वाली लाइट भी चली गई है, मैं हॉटस्पॉट अभी ऑन कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताओ ये वाली चीज़ सबको समझ आई है कि नहीं आई। हमने यहाँ पे रिजल्टेंट एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्टेंट्स हैं वो फिर कुछ इस तरह बनेंगे। अब जो यहाँ पे खाली ऑप्शन ए है ना आपकी, ऑप्शन ए में ही आपके पास जो अलाइनमेंट है वो सही बन रही है। तो ये मुझे बताओ ये चीज़ सबको क्लियर हुई है कि नहीं हुई। नायाब और उनजिला, थोड़ा सा मैं लैग कर गया था, तो मुझे बताओ कि समझ आई भी है कि नहीं। उनजिला आप भी बता दो। अच्छा, इसके बाद ना आपके पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। अभी यहाँ पे कुछ मैंने पास्ट पेपर्स बच्चों को ऑलरेडी करवाए थे पुराने नोट्स वगैरह में, तो वहीं से देख लेते हैं, एक मिनट। अच्छा, बोट वाला क्वेश्चन अगर मुझे मिल जाता है ना तो वही, हाँ देखो ये बोट वाला क्वेश्चन आ गया, इसको भी मैं बाद में करवाता हूँ, ठीक है। पहले हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार होता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं।
अच्छा, ये आपके पास ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये भी हेड टू टेल रूल वाला जो है ना क्वेश्चन, इसके अंदर सारी वो एप्लीकेशन वगैरह यूज़ हो रही होती हैं। अच्छा, तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें आपके पास ना वो कह रहा है अ सेट ऑफ ट्रैफिक लाइट्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स आपके पास हैंग कर रही हैं, वेट ऑफ ट्रैफिक लाइट इज़ 240, द टू ऑफ द फोर्सेज ऑन द ट्रैफिक लाइट आर द टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल चेन एंड द वेट ऑफ द फोर्स। तो वो कह रहा है एन एरो दैट रिप्रेजेंट द टेंशन। अब जो टेंशन होती है ना, टेंशन में से हम फोर्सेज में पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है ये चीज़, फोर्सेज को उसने ना मिक्स करके दे दिया। लेकिन जो टेंशन होती है ना आपके पास, टेंशन बेसिकली आपके पास ऐसी फोर्स होती है दैट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, टेंशन always acts अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल चेन में हमने टेंशन बनानी है। तो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, जो आपके पास मेन चीज़ होती है ना वो आपका ऑब्जेक्ट होती है। तो मेन चीज़ आपके पास ट्रैफिक लाइट है जिसके अराउंड सब कुछ हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट आपके पास ये है, तो इससे अवे जाएगी टेंशन। तो टेंशन आप बनाओगे तो वो टेंशन की डायरेक्शन यहाँ पर हो जाएगी। तो दिस इज हाउ यू कैन शो टेंशन है। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ समझ आइए कि टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, हमने किस तरह यहाँ पे डायरेक्शन बनाई है। ऑब्जेक्ट आपका ट्रैफिक लाइट है तो वो ट्रैफिक लाइट से दूर मूव करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। इसके बाद वो कह रहे हैं वेट को मार्क करो। तो वेट जो है आपके पास वो हमेशा कहाँ पर होगा, वेट इज़ ऑलवेज गोइंग टू एक्ट डाउनवर्ड्स। तो वेट आपका ना नीचे को एक्ट करेगा, जो कि इक्वल्स टू है 240 न्यूटन्स के। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। इसके बाद वो कह रहे हैं टेंशन आपके पास 140 है, तो टेंशन को हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, टेंशन इज 140 न्यूटन्स। ठीक है, अब ये एरोज बना रही है, 2 मार्क्स हमें मिल गए। अब यहाँ पे हेड टू टेल रूल वाला क्वेश्चन आ रहा है। वो कह रहे हैं टेंशन इन दी हॉरिजॉन्टल चेन इज 140 न्यूटन्स, यूज अ स्केल डायग्राम। अब स्केल डायग्राम यहाँ पे हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और आसान है। टू डिटर्मिन द साइज ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, साइज ऑफ रिजल्टेंट फोर्स हमने निकालना सीख लिया, यहाँ पे जिस तरह निकाला था सेम वैसे ही होगा। और अब वो कह रहे हैं एंड द टेंशन इन द चेन, तो टेंशन भी हमने करना है। अब वो कह रहे हैं स्टेट द स्केल यूज फॉर द डायग्राम। स्केल अब किस लिए यूज होता है, अब देखो आपके पास ना 2 तरह की फोर्सेज आ गई है। एक आपके पास यहाँ पर फोर्स आ गई है 240 न्यूटन्स की वेट वाली फोर्स आ गई है, और एक जो आपके पास यहाँ पे फोर्स आ रही है वो आपके पास कौन सी फोर्स आ रही है, टेंशन वाली फोर्स आ रही है, जो कि यहाँ पे 140 न्यूटन्स वाली फोर्स लग रही है। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस के लिए स्केल यूज़ करना इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज जब भी आप वेक्टर्स ड्रॉ करते हो ना अपने एग्जाम पेपर के ऊपर, आप उनको पेंसिल से करोगे, पेन से करोगे और स्केल से करोगे, तो आपको जाहिर सी बात है आपको डिस्टिंक्शन क्रिएट करनी होती है। 140 न्यूटन्स के वेक्टर को आप कम लेंथ से रिप्रेजेंट करोगे, 240 न्यूटन्स के वेक्टर को आप ज़्यादा लेंथ से रिप्रेजेंट करोगे। ऑब्वियसली बात है बिकॉज 240 न्यूटन ज़्यादा बड़ा है तो उसकी लेंथ भी ज़्यादा मिलेगी उसको, 140 न्यूटन छोटा वेक्टर है तो उसको लेंथ भी छोटी मिलेगी। लेकिन आप ये चीज़ डिसाइड किस तरह करते हो कि किसको कितनी लेंथ मिलेगी, और ये चीज़ एक्यूरेटली आप किस तरह करते हो। अंदाजे से तो आप काम नहीं कर सकते। कोई भी फिजिसिस्ट होता है या कोई भी आपके पास कोई फिजिक्स वाला बंदा होता है या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, वो कभी भी एक्यूरेट वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो कभी भी अजम्पशन पे चीज़ें नहीं वो चलाते। तो यहाँ पे आपको एक स्केल डिसाइड करना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि अगर 140 को इतने सेंटीमीटर मिल रहा है तो उस हिसाब से 240 न्यूटन को इतना सेंटीमीटर मिलना चाहिए। तो इस वजह से आप अपना एक स्केल चूज़ करोगे, और हर किसी का स्केल डिफरेंट हो सकता है। लेकिन मुझे जो यहाँ पे एक अच्छा सा स्केल लग रहा है, जो मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है, आप लोग अपना स्केल यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है ये मत करना कि बिल्कुल ये अजीबो गरीब स्केल यूज़ कर लेना। आपके पास सपोज 240 और 140 न्यूटन्स के स्केल आ रहे हैं, तो आप कह दो कि जो 1 न्यूटन्स है ना आपके पास फोर्स, वो रिप्रेजेंट करता है आपके पेपर के ऊपर 1 सेंटीमीटर। तो आप 240 सेंटीमीटर्स की लाइन बनाने बैठ जाओगे अगर आपने 240 न्यूटन रिप्रेजेंट करना है, तो वो तो बड़ा मसला हो जाएगा। आपके पास जो स्केल होता है वो आपके पास 30 सेंटीमीटर का मुश्किल से स्केल होता है, तो पूरा इतना बड़ा स्केल आप क्या करोगे, पहले 30 सेंटीमीटर बनाओगे, आपका पेपर से ज़्यादा आपकी लाइन हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे स्केल ले लो तो ना 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1 न्यूटन्स, तो इस हिसाब से 240 न्यूटन्स रिप्रेजेंट करोगे आप 240 सेंटीमीटर से, तो वो 240 सेंटीमीटर आपके पेपर से बड़ी लाइन हो जाएगी, तो वो तो गलत स्केल हो जाएगी। ठीक है, तो स्केल आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन अच्छे रीजनेबल स्केल चूज़ करने हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक रीजनेबल स्केल की यहाँ पे 140 240 न्यूटन आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जो आपके पास स्केल है ना, आप कह लो कि आप कह लो कि आपके पास जो यहाँ पे 10-10 का स्केल बना ले, तो मैं कहता हूँ कि जो आपके पास 1 सेंटीमीटर है ना इस डायग्राम के ऊपर, वो रिप्रेजेंट करता है 10 न्यूटन्स। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे बनाता हूँ ना, तो वो रिप्रेजेंट करेगा 10 न्यूटन्स। तो ये मेरे पास एक अप्रोप्रिएट स्केल हो गया। अब इस स्केल के मुताबिक मैं अपनी 240 मैं देख लेता हूँ कि 240 न्यूटन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितनी सेंटीमीटर चाहिए और 140 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी सेंटीमीटर चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्केल अपना लिखता हूँ 1 सेंटीमीटर से 10 न्यूटन्स, और यहाँ पे मैं
यहाँ पे मेरे पास फोर्स मैंने कितनी रिप्रेजेंट करनी है 240 न्यूटन, तो यहाँ पर आ जाएगा 240 न्यूटन और देखता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि उसको कितने मैं सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करूँगा। तो x इंटू हो जाएगा मेरे पास 240/10, तो इसका जो आंसर है वो मेरे पास क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर आ गया 240 न्यूटन का आपके पास आंसर आ गया कि आपने इसको कितने स्केल से आपने रिप्रेजेंट करना है। वैसे 24 भी ना आपके पास ज़्यादा ही हो रहा है, तो इसको आप 24 भी आपके पास ज़्यादा ही हो रहा है, तो 24 की जगह हम कह रहे थे इसको अगर हम 50 कर लें, हाउ अबाउट 50 अगर करते हैं तो क्या होता है 50, आई थिंक 50 इज़ नाइस। और मुझे लगता है मैंने अपने प्रीवियस बच्चों को भी ना 50 न्यूटन्स ही लिखवाया होता है इन क्वेश्चंस में, तो 50 न्यूटन्स कर लेते हैं। आई थिंक 50 इज़ मच बेटर। तो 50 आपके स्केल में से आप आपको ना बहुत छोटे डायग्राम्स आपको बनानी पड़ेंगी, तो आपके लिए ही आसानी होगी। तो 50 न्यूटन्स कर लो, तो अब आपके पास हो जाएगा 240/50, तो 4.8 सेंटीमीटर। देखा, ये अब आपके पास छोटा सा है तो आप स्केल से बना सकते हो। आपके पास छोटा वाला स्केल होगा, बड़े वाला स्केल हो, आप आराम से डायग्राम बनाना सुकून से। तो अब आप कर लो यहाँ पे 140 न्यूटन देख लो, वो कितने सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करोगे, तो इसमें आ जाएगा 1 सेंटीमीटर एंड देन यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स 50 न्यूटन्स। तो आपने देखना है कि आपके पास जो 140 न्यूटन्स है वो कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, तो वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। देखिए 1 मिनट, तो वो आप कैलकुलेट करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.8 आ रहा है। ठीक है, चलो 2.8 आ रहा है, सही है, फेयर इनफ। 2.8 सेंटीमीटर मस्ट रिप्रेजेंट 140 न्यूटन्स। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने स्केल आपने फाइंड कर लिया, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आप सबसे पहले ऐसा करो कि अब आप ना यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लो, और ये वाली जो लाइन है ये 4.8 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, 4.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ली, और अब इसको हेड टू टेल रूल करके कर दो। ठीक है, बिकॉज हेड टू टेल रूल तो आपने अप्लाई करना है, और अगर हेड टू टेल रूल करना है तो इसको आप ले लो, ये आपके पास है फर्स्ट वेक्टर, ये आपके पास है सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर का हेड कनेक्ट कर दो टू दी टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, तो जो ऊपर वाला वेक्टर है उसको नीचे ले आओ, तो और इसकी जो लेंथ है वो आप बना दो यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर बना दी। अब आपको वो क्या कहता है क्वेश्चन के जो आपके पास रिजल्टेंट का वेक्टर है वो आपने कनेक्ट करना है टू दी हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, जो कि ये बन जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट आपके पास इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास रिजल्टेंट भी बन गया। अब आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। रिजल्टेंट आपके पास ये है, आपके पास थीटा ये है, परपेंडिकुलर आपके पास 4.8 है। तो यहाँ पर आप पता है क्या कर सकते हैं, आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप पहले सेंटीमीटर्स का यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, और फाइंड कर लो कि रिजल्टेंट के सेंटीमीटर्स क्या हैं, फिर रिजल्टेंट के सेंटीमीटर स्केल में प्लग इन करो, और फिर 50 न्यूटन्स, और फिर यहाँ पे फाइंड कर लो कितने इसका मैग्नीट्यूड है। या तो आप इसको डायरेक्टली 240 और 140 को सब्जेक्ट बना लो, जो कि मैं अभी फ़िलहाल वैसे ही करूँगा, 240 स्क्वायर प्लस 140 स्क्वायर, और इसका जो आंसर है वो आपके पास हो जाएगा 240 स्क्वायर प्लस 140 स्क्वायर, और इसका आंसर हो जाएगा 278 समथिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा 278 न्यूटन। इसका दूसरा तरीका हो सकता था, आप पहले यहाँ पे करो r इक्वल्स टू, पहले डिस्टेंस फाइंड कर लो 4.8 स्क्वायर प्लस 2.8 स्क्वायर करके, तो यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस आ जाएगा वो आपके पास आ जाना चाहिए 5.6 सेंटीमीटर। तो इसमें अगर आपने फाइंड करना है r के परस्पेक्टिव, तो स्केल क्या था 1 सेंटीमीटर से 50 न्यूटन्स और 5.6 सेंटीमीटर गिवन है, तो x फाइंड कर लो कितने आपके पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा, तो 50 इंटू 5.6 होगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 280 न्यूटन्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, नोटिस करो कि आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है, आपके पास आंसर सेम ही आ रहा है। यहाँ पर भी 240 न्यूटन्स आ गए, यहाँ पर भी 270 न्यूटन्स आ गए, ऑलमोस्ट ही सेम है। तो इसको आप डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस होती है। ये मैंने हार्ड मेथड भी दिखा दिया, शॉर्ट मेथड भी दिखा दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने रिजल्टेंट फोर्स तो कर लिया है। रिजल्टेंट फोर्स आप कह लो, इसको भी बल्कि 280 करके यहाँ पे लिख दो। ठीक है, 280 न्यूटन्स लिख दो। स्केल आपके ने क्या चूज़ किया, 1 सेंटीमीटर से 50 न्यूटन्स वाला। तो ये चीज़ मुझे बताओ, ये चीज़ अब सबको समझ आई है कि ये वाला हमने क्वेश्चन किस तरह किया, हेड टू टेल रूल किस तरह यूज़ किया, स्केल किस तरह यूज़ किया, रिजल्टेंट फोर्स किस तरह निकाला है, और दो तरह के तरीके जो है रिजल्टेंट फोर्स के वो किस तरह हम निकाल सकते हैं। तो ये मुझे बताओ नायाब और उंजला, इज दिस क्लियर? यहाँ कोई इसमें इशू है अभी भी? ओके, उंजला आप भी बता दो।
सो हाउ डू वी नो व्हेन टू पुट दी हेड टू टेल वाला मेथड इन अ क्वेश्चन. अच्छा, हेड टू टेल वाला मेथड आपने पता है कि कब प्लेस करना है, जब आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स बन रहे हो. ये वाले जो आपके पास वेक्टर्स है, देखो ये नीचे ऐड करा है, ये यहाँ पे ऐड करा है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बन गया, 90 डिग्रीज का एंगल बन जाएगा. यहाँ पर हमने किया था, यहाँ पे भी 3 और जो 4 न्यूटन है, ये देखो 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर है. और यहाँ पर भी हमने जो एग्जांपल देखी थी 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आप कह लो 90 डिग्रीज परपेंडिकुलर आप कंसिडर कर लो. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर जब आपके पास केस आता है तो आप ये करते हो. परपेंडिकुलर केस नहीं आता तो आप पैरेललोग्राम रूल लगा लेते हो. तो उनसे आप मुझे बताओ, अब ये चीज़ क्लियर है? और किसी सवाल और पूछो. अच्छी बात है, यू आर आस्किंग क्वेश्चंस. ओके, अच्छा इसके बाद ना अब एक पैरेललोग्राम रूल भी मैं आपको करवा देता हूँ ताकि ये वाला चैप्टर जो है आपका सही से कंप्लीट हो जाए. और इसके बाद क्या है, बल्कि ये वाला भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी, इन क्वेश्चंस को भी ना यहाँ पे आगे देखना. बट पहले हम यहाँ पे एक बोर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं. अच्छा ये चीज़ होगी. और अच्छा इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें आपके पास ये एक बोर्ड है. और अब देखो उनजला कि यहाँ पर ना, और ना यहाँ अभी देखो कि यहाँ पे आपके पास जो फोर्सेस आ रही हैं 49 किलो न्यूटन्स की, 49 किलो न्यूटन्स की, वो आपके पास परपेंडिकुलर नहीं आ रही. उनके दरमियान जो डिस्टेंस है 40 डिग्रीज का डिस्टेंस है, 20 + 20 = 40. तो ये पैरेललोग्राम रूल बन जाएगा. अब इसमें भी उसने क्या, ग्राफिकल मेथड यूज़ करो टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एंड देन स्टेट द स्केल यूज़. तो इसमें अप्रोप्रिएट स्केल जो मुझे लग रहा है ना आपके पास हो सकता है, वो आपके पास हो सकता है स्केल आप चूज़ कर लो. यहाँ पे स्केल में आप कह लो कि जो आपके पास 1 सेंटीमीटर है ना, वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है 7 किलो न्यूटन. ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 7 किलो न्यूटन. ये आपका यहाँ पे स्केल बन गया. अब आपने 49 के परस्पेक्टिव से फाइंड करना, तो यहाँ पर आप कह दो 1 सेंटीमीटर = 7 किलो न्यूटन्स. तो 49 किलो न्यूटन्स कितने सेंटीमीटर्स पे आएगा, तो ये 49/7 7 सेंटीमीटर्स हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन ड्रॉ दीज लाइंस. और इनको पैरेललोग्राम रूल में करो. मुझे देखकर पता लग रहा है आधा पैरेललोग्राम आपके पास बना हुआ है. तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आपके पास इस तरह आ जाएगा. अब इसमें स्केल का ख्याल रखना, आप ध्यान रखना कि जो आपके पास यहाँ पे डिग्रीज आ रहे हैं वो आप सही तरह यहाँ पर ले रहे हो और इसको आप एक्यूरेटली बना रहे हो. और इनके दरमियान जो भी आपके पास एंगल लाई कर रहा है वो आपके पास डेफिनेटली 40 डिग्रीज के इक्वल टू होना चाहिए, बिकॉज इन दोनों के दरमियान 20-20 है. तो डी रख के इसको कैलकुलेट करना, आप अपने प्रोटेक्टर्स एग्जाम के अंदर कैरी करना और उनको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए यूजफुल बनाना. अब पैरेललोग्राम रूल है, तो पैरेललोग्राम रूल में क्या करते हैं, जो आपके पास ऑपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती हैं. तो ऑरेंज, ये जो आपके पास ग्रीन है, और ग्रीन के ऑपोजिट जो साइड होगी जो कि यहाँ पर बनेगी ऑपोजिट साइड, वो भी आपके पास क्या होगी, इक्वल होगी. तो आप एग्जैक्टली यहाँ पे एक ऑपोजिट साइड बना लो. फिर आपके पास यहाँ पे जो ब्लू वाली चीज़ है और उसके ऑपोजिट आपके पास ये वाली जो चीज़ है वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर इस तरह करके बिल्कुल ही ऑपोजिट बन जाएगी. ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी. और इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दो, तो ये आपके पास पैरेललोग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. अब यहाँ पर भी ध्यान रखना, यहाँ पर भी एंगल आपका 40 ही बनना चाहिए. और ये चीज़ कर ली. अब आपने रिजल्टेंट फाइंड करना. तो रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक आपके पास क्या होता है, रिजल्टेंट होता है. और स्टार्टिंग से एंड तक उसका रिजल्टेंट हेड में होता है. तो ये आपने ग्राफिकल मेथड से इसको कर लिया, रिजल्टेंट आपने ये फाइंड कर लिया. अब आपने क्या करना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. तो मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको पता है ये वाली जो आपके पास लेंथ है ये 7 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ भी आपके पास 7 सेंटीमीटर है, ये भी ऑब्वियसली बात है 7 सेंटीमीटर होगी बिकॉज पैरेललोग्राम है. ये भी आपके पास 7 सेंटीमीटर होगी. तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया ना, इसको स्केल से मेजर कर लो. तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, measure the r by scale. ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट होगा. जो भी आपके पास रिजल्टेंट की वैल्यू आती है वो आपके पास हो जाएगी. मैं इसको कहता हूँ, ये जो आपके पास इसकी वैल्यू है ना, लेट्स सपोज हमारे पास जो आर की वैल्यू है वो आप कह लो, मैं सपोज कर रहा हूँ इसमें. तो ठीक है, अगर आप लोग करोगे क्वेश्चन तो कुछ और है तो मुझे मेरे पीछे ना पड़ जाना, बिकॉज मेरे पास इस पर कोई चीज़ नहीं है जिसमें इसको कर सकूँ मैं. तो इसमें आप इसको कह सकते हो, लेट्स सपोज ये है 9 सेंटीमीटर. तो अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो. आपके पास जो स्केल था, स्केल आपके पास क्या था, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 7 किलो न्यूटन्स. तो अब आपने किलो न्यूटन्स फाइंड करने हैं. और आपके पास जो ये है ये आपके पास आ गया 9 सेंटीमीटर. तो अब आपके पास जो x की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, 7. 9 × 7 एंड 9 × 7 मस्ट गिव यू 63. तो इसका जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा. तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये वाला जो आपके पास चीज़ यहाँ पर आई है ना, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट. तो आप कह सकते हो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. तो ये चीज़ मुझे बताओ, ये वाली चीज़ सबको समझ आ गई है उनजिला और नायाब, इज दिस क्लियर? कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो बताओ. पैरेललोग्राम इज़ वेरी इजी. बस एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, बीच में जो लाइन है वो रिजल्टेंट लाइन होती है.
नायाब, इज इट क्लियर टू यू? ओके। अच्छा, अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी हम देखते हैं। अच्छा एक मिनट, अब जो आपके पास ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी मेरे ख्याल में ना पैरेललोग्राम ही है, तो लेट्स सी दिस। अच्छा, इसमें वो हमें क्या कह रहा है, इसमें वो कह रहा है व्हेन देयर इज़ नो विंड द इंजन्स ऑफ एन एयरशिप पुश इट ड्यू नॉर्थ एट 20 सेंटीमीटर। तो वो कह रहे हैं, पहले हम वेक्टर्स खुद से बना लेते हैं। वो कह रहे हैं जब आपके पास यहाँ पर, एक मिनट कहाँ पे चला गया, वो कहता है जब आपके पास यहाँ पे कोई भी विंड नहीं है ना, तो आपके पास यहाँ पे जो विंड जा रही है वो 20 मीटर पर सेकंड ऊपर जा रही है। तो नॉर्थ में हमने वेक्टर बना लिया। और वो कह रहे थे विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट। वेस्ट का मतलब है अगर वेस्ट से आ रही है ना विंड फ्रॉम द वेस्ट, तो वो ईस्ट की तरफ जा रही है इन रियलिटी, ये उसका मतलब है। तो अगर वो वेस्ट से आ रही है तो वो ईस्ट की तरफ जा रही है, तो ये आपके पास बन जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो इनको सॉल्व कर लो। सबसे पहले हेड टू टेल रूल करो, ये फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा, ये सेकंड वेक्टर हो जाएगा। अब मंजिला यहाँ पर भी देखो 90 डिग्रीज एंगल बन रहा है, राइट, तो ये हेड टू टेल रूल होगा। तो ये कर लिया आपने। अब जो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर है उसके हेड को आपने कनेक्ट करना है टू द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। तो जो छोटा वेक्टर है उसको आप ऊपर ले जाओ इस तरह, और फिर जो सेकंड वेक्टर का हेड है, जो रेड वाले का हेड है, वो आप कनेक्ट कर दो टू द हेड ऑफ रिजल्टेंट। तो ये बन जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन ए यहाँ पे बन जाएगी, बाकी और किसी में भी ऐसी अलाइनमेंट नहीं बन रही, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ क्लियर है सबको, मंजिला और नया आप, इज इज क्लियर? कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन हो तो बताओ। बच्चों क्लियर है? ओके, मंजिला आपको भी समझ आ गया? अच्छा देखो, इसमें हमने पता क्या किया, इसमें उन्होंने हमें क्या कि आपके पास ना एक एयरशिप है, व्हेन देयर इज नो विंड द इंजन्स ऑफ एन एयरशिप पुश इट ड्यू नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकंड। तो वो कह रहे हैं जब एक जो इंजन है ना वो एयरक्राफ्ट को पुश करता है नॉर्थ की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ, और किस तरह पुश करता है 20 मीटर पर सेकंड। तो आपने क्या किया, आपने ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ एक 20 मीटर पर सेकंड का एक वेक्टर बना लिया। अब वो कह रहे हैं द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट एट 12 मीटर पर सेकंड। तो विंड वेस्ट से ब्लो करिए, मतलब वेस्ट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ईस्ट की तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पर उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, और इसकी जो लेंथ है कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड है। ये कर लिया। अब ये हेड टू टेल रूल लगेगा। पहला वेक्टर आप कह लो ये है, दूसरा वेक्टर आपके पास ये है। अब इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे जो आपके पास पहला वेक्टर आ रहा है उसको आप एग्जैक्टली यहीं पर रहने दो, और जो पहले वेक्टर का हेड है वो कनेक्ट कर दो टू द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। और किस तरह कर सकते हो, सेकंड वेक्टर को ऊपर ले जाओ। तो अब आपके पास क्या हो गया, जो पहला वेक्टर है रेड वाला, उसका हेड कनेक्टेड है टू द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर जो कि ग्रीन वाला वेक्टर है, ठीक है। तो अब आपके पास ना ये वाली चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होगी है, और यहाँ पर आपके पास आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में जो आपके पास ग्रीन वाले का हेड है, मतलब सेकंड वेक्टर का जो हेड है, वो आपने कनेक्ट करना है टू दी हेड ऑफ रिजल्टेंट। तो यहाँ पे रिजल्टेंट का हेड बनाओ और इसको एक्सटेंड कर दो, तो यहाँ पर आपके पास आर बन गया। अब जो आर की यहाँ पे शेप आ रही है वो सिर्फ ए में करेक्ट शेप बन रही है, बाकी में डिफरेंट शेप्स बन रही है। तो इस वजह से आपने इसमें ऑप्शन ए चूज़ कर लिया। तो अब उनजिला मुझे बताओ, ये चीज़ क्लियर हुई है? अगर अभी भी नहीं समझ आए तो दोबारा मैं समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन बताओ। ओके चलो ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम लास्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, और ये आपका मेरे ख्याल में हेड टू टेल रूल ही है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें वो कह रहा है कि विच शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स वैसे देखकर पता लग रहा है कि आपके पास बी ही बनेगा, बिकॉज बी सेंटर में आ रहा है। लेकिन अगर इसको चेंज करना है तो चेंज भी आप कर सकते हो। आप कह लो पहला वेक्टर आपके पास ये है, दूसरा वेक्टर आपके पास ये है, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास वेक्टर्स हो गए। अब आपने करना क्या है, पहले वेक्टर को आप ऐसे ही करके, आप इस तरह करके इसको अरेंज कर लो 25 न्यूटन्स को, और जो दूसरा वेक्टर है उसको आप ऐसे करके ही यहाँ पर इस तरह करके 40 न्यूटन्स को आप यहाँ पे ले आओ, ठीक है। अब इस तरह आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब पहला वेक्टर एज्यूम कर लो, दूसरा वेक्टर एज्यूम कर लो। पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। तो जो पहले वेक्टर के हेड के साथ ये वाला वेक्टर कनेक्ट होना चाहिए। तो आप क्या करो, ये वाला जो आपके पास वेक्टर है ना 25 न्यूटन्स वाला,
इसके साथ आप इसको थोड़ा सा मूव करो, पहले इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे मूव करो हॉरिजॉन्टल, फिर इसको वर्टिकल ऊपर मूव करो और इसको यहाँ पर ले जाओ, तो ये 40 न्यूटन्स आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया 40 न्यूटन्स। अब आपने रिजल्टेंट बनाना है। रिजल्टेंट कैसे बनाओगे, जो आपके पास सेकंड वेक्टर है उसके हेड के साथ कनेक्ट कर दो रिजल्टेंट वेक्टर, तो हेड के साथ रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास ऐसे बन जाएगा। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता था इस क्वेश्चन करने के, सर यहाँ पर तो आपके पास 90 डिग्रीज का एंगल बन ही रहा, तो आपने कैसे बना लिया। अब देखो रिजल्टेंट बनाने के पास आपके पास 90 डिग्रीज बन तो गया, तो ये भी आपके पास एक्यूरेट ही तरीका हेड टू टेल रूल फाइंड करने का। और यहाँ पे बल्कि थोड़ा सा यहाँ मेरे ख्याल में ना थोड़ा सा इसको ना चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी हमें ना अलाइनमेंट सही से पता नहीं लग रही। तो ये वाला जो 40 न्यूटन है ना, इसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर ले जाएं, ये ना छोटा ये बल्कि बड़ा वेक्टर है, तो ये आपके पास थोड़ा सा ना ऐसे करके नीचे को आएगा, थोड़ा सा और नीचे को होगा, थोड़ा सा इन चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो इसको ये कर लिया, और अब आपने क्या करना है, सेकंड वेक्टर के हेड के साथ रिजल्टेंट का हेड आपने कनेक्ट कर देना, जो कि यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ना, यहाँ पर आपके पास 90 डिग्रीज़ का एंगल बन रहा है, तो रिजल्टेंट आपके पास ये हो गया। अब इसको यहाँ से मेंशन करो, तो ये वाला जो आपके पास रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसे करके यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हमने ऑप्शन बी सेलेक्ट कर दी। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ समझ आ गई सबको, मंजिला और नायाब, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके।